जब भी दुनिया में कहीं बड़े आतंकवादी हमलों की बात होती है तो बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों सामने आ जाता है? क्या ये सिर्फ एक इल्जाम है या फिर इसके पीछे इतिहास, राजनीति और रणनीति की एक बहुत गहरी, बहुत उलझी हुई कहानी छुपी है? चलिए आज इसी जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप क्यों लगते हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हमारी ये बातचीत पूरे पाकिस्तान या वहाँ के लोगों के बारे में नहीं है। हमारा फोकस उन सरकारी नीतियों और कुछ खास संगठनों पर है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उन आरोपों पर ही नजर डालते हैं जो दशकों से भारत, अमेरिका और कई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान पर लगाती आई हैं। और इन आरोपों के केंद्र में हैं कुछ ऐसे नाम जो काफी कुख्यात हैं: लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान। इन संगठनों पर भारत से लेकर अफगानिस्तान और दुनिया भर में बहुत ही विनाशकारी हमलों को अंजाम देने के इल्जाम हैं। अगर इन सब आरोपों का कोई एक सबसे दहला देने वाला चेहरा है तो वो है 2008 के मुंबई हमले। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क्स पर लगे आरोपों को और भी पुख्ता कर दिया। सोचिए, इस हमले में 160 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी नेटवर्क का हाथ था और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, शीत युद्ध के दौर में, यानी 1980s के दशक में। इस पूरी कहानी की जड़ें दरअसल छिपी हैं शीत युद्ध में। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर सोवियत सेना से लड़ने वाले मुजाहिदीन को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। लेकिन हुआ ये कि 1989 में जब सोवियत सेनाएं वापस चली गईं तो ये ट्रेंड लड़ाके और उनके नेटवर्क पीछे ही रह गए और यहीं से कई ऐसे संगठनों का जन्म हुआ जो आज भी इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो चलिए, ये तो समझ आ गया कि ये सब कैसे हुआ, पर सवाल ये है कि क्यों हुआ? इसके पीछे की रणनीति, मतलब असल मोटिवेशन क्या था? और यहीं पर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ या रणनीतिक गहराई। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि ये पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। इसका सीधा सा मतलब था कि अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कुछ ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि अगर कभी भारत के साथ जंग हो तो अफगानिस्तान एक दोस्त की तरह पीछे खड़ा रहे। इससे पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता। और इस पूरी रणनीति के दिल में है कश्मीर का मुद्दा, जो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह रहा है। भारत का हमेशा से ये आरोप रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में लड़ने वाले आतंकी गुटों को एक्टिवली सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान का हमेशा से यही कहना है कि वो सिर्फ राजनीतिक और नैतिक समर्थन देता है। लेकिन इन नीतियों का नतीजा एक दो-धारी तलवार जैसा निकला। एक तरफ तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ उसे खुद भी इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब जाहिर है दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव तो बढ़ना ही था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसी संस्थाओं ने उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये एक तरह की चेतावनी थी कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत कड़वा सच ये भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आतंकवाद ने खुद पाकिस्तान को भी बहुत गहरे जख्म दिए हैं। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण शायद 2014 का पेशावर स्कूल हमला था, जिसमें 130 से भी ज्यादा मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था। इस एक घटना ने पूरे पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया और ये दिखाया कि जिस आग को हवा दी गई थी वो अब खुद उसी के घर को जला रही थी। तो अब हम इस पूरी बातचीत के एक तरह से आखिर में आ गए हैं और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दा ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत उलझी हुई सच्चाई है।
ये समस्या कई परतों से बनी है। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, धार्मिक कट्टरता है और बड़ी ताकतों के अपने अपने प्रॉक्सी वॉर हैं। इसे किसी एक चश्मे से देखना मतलब इसे बहुत ज़्यादा सिंपल कर देना होगा। तो फिर हल क्या है? देखिए, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तो तभी आएगी जब इस इलाके के सभी देश मिलकर बिना किसी अच्छे या बुरे के भेदभाव के आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ ईमानदारी से काम करेंगे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। क्या आतंकवाद आज की दुनिया में बस राजनीति का एक औजार बनकर रह गया है? और क्या दक्षिण एशिया कभी इस विनाशकारी चक्र से पूरी तरह आजाद हो पाएगा?